कश्मीर में किस तरीके से पंडितों का नरसंहार हुआ, शायद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें नहीं होती अगर भारत का कानून वहाँ पे अप्लाई होता। आज एक बहुत बड़ी लॉबी खड़ी हो गई है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, भारत के स्वाभिमान का अपमान करना अपने लिए गर्व का विषय समझती है। ये लॉबी नहीं बनती। सबसे बड़ा डर तो हमारे लिए ये है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान में चलेगा, कुछ हिस्सा उसका। वो पीओके आज भी पाकिस्तान के पास है, आज भी हम उसको ले पा रहे हैं, उसकी कोशिश जारी है, लेकिन एक दिन हम जरूर लेंगे उसको। जैसे गांधी जी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो, लेकिन हम विदेशी छोड़ नहीं पाए। गौमूत्र हो या तुलसी के जो पेटेंट हैं उनके लिए भी हम आज लड़ रहे हैं। तो जो हमारी राष्ट्रीय जो आयुर्वेद है उसके पेटेंट के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि भाई चुनाव तो 52 में, उससे पहले पीएम कैसे बन जाते भाई, तो उससे पहले गृह मंत्री कैसे बन गए थे? जिस तरीके से गृह मंत्री बनाया गया था उसी तरीके से प्रधानमंत्री बनाए जा सकते। भाई आजादी का मतलब ये थोड़ी तक आजादी मिल गई उसके बाद भारत का विकास भी करना है। लाल किले की प्राचीर पर फहराता तिरंगा जो 15 अगस्त 1947 से आज तक लगातार फहरा रहा है। 15 अगस्त 1947 सुबह 8:30 बजे से पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने फहराया था। क्या होता अगर ये तिरंगा सरदार पटेल फहराते? नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं धुरंधर का विशेष एपिसोड लाल किले से लाइव। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव जी। शिवम यादव जी, एक सवाल जो 70 साल से भी ज़्यादा समय से हम लोगों के बीच मौजूद है, जिस पर बार बार उठकर ये सवाल उठता है कि अगर लाल किले से पहली बार झंडा सरदार पटेल फहराते, यानी सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते, तो क्या होता, तस्वीर कैसी होती? देखिए, अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश के लिए जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। क्योंकि जिस तरह से सरदार पटेल के काम करने का स्टाइल था, जिस तरह से उनको आयरन मैन कहा जाता था, उससे हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा इतनी मजबूत हो जाती कि आप सोच नहीं सकते उन चीज़ों को। और दूसरी बात, जिस तरह से सरदार पटेल ने रियासतों को भारत में विलय कराया, क्योंकि भारत में कितनी सारी रियासतें थी, तभी ये इतना बड़ा भारत बना, नहीं तो भारत नहीं बनता इतना बड़ा अगर सरदार पटेल रियासतों का विलय नहीं कराते। जूनागढ़ से लेके हैदराबाद रियासत, उनको दबाव डाल के जिस तरह से भी उन्होंने भारत में विलय कराया। लेकिन एक रियासत ऐसी थी जम्मू कश्मीर, जो आज तक भारत के में विलय तो हुई लेकिन उस तरह से विलय नहीं हुई। वो लगातार चीज़ें चलती रहीं और उस दौरान पाकिस्तान ने पीओके हमसे ले लिया। तो ये चीज़ें मुझे लगता है अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते, कि एक आयरन मैन के तौर पर जाना जाता था उनको, अगर वो होते तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती आज। शिवम जी, क्या 370 को लेकर तस्वीर बदली होती अगर सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते? बिल्कुल बदली होती। 370 ही नहीं, बहुत सारे इतिहासकार और जो विद्वान हैं, प्रकांड और जो क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि शायद हमारा चाइना के साथ युद्ध भी नहीं हुआ होता, युद्ध भी टल गया होता। जिस तरीके से नेहरू ने कहा कि ये एक ऐसी भूमि है जो भारत के लिए ठीक नहीं है या उपजाऊ नहीं है, या इस भूमि में भारत का कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके की बयानबाजी करना और उसको ऐसे दिखाना कि नहीं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो अज्ञानहीनता थी। सवाल खड़े करना नहीं चाहता मैं, उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए जिनकी मतलब नए पीएम होने के बाद बहुत मुश्किल होती हैं ये चीज़ें करना, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय था। सेम जम्मू कश्मीर के डिसीजन को लेके उसको यूएन में जाना और यूएन की एक ब्रांच जम्मू कश्मीर में खोलना, उसको बड़ा मुद्दा बनने देना, नहीं बनने देना था। भाई भारत में राजा हरि सिंह के पास ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो भारत में मिलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन चुनते, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इग्नोर किया गया और बाद में जम्मू कश्मीर नासूर बन गया भारत के लिए। वो तो मोदी गवर्नमेंट ने आके ऐसे फैसले किए फिल्म जैसे, नहीं तो ये बहुत मुश्किल था। और बड़े बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला से लेके ओवैसी से लेके सारे ये बोलते थे कि आप धारा 370 को हाथ लगा के दिखाओ, हाथ नहीं लगा सकते हो। तो बाद में वो नासूर बन गया और कितने हमने अपने सैनिकों को खोया। आज जब हम लाल किले पे खड़े हैं तो हम देखते हैं कि इस प्राचीर से भारत को आज़ाद होने के बाद हमने कितने सैनिकों को खोया, और उसमें कहीं ना कहीं रोल वो आतंकवाद का है, और वो आतंकवाद कश्मीर से ही पनपा। कश्मीर में किस तरीके से पंडितों का नरसंहार हुआ, शायद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती अगर भारत का कानून वहाँ पे अप्लाई होता। चौहान साहब, कुछ लोग बताते हैं
जो इतिहासकार हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच जो है एक अच्छी जो है बॉन्डिंग थी और बॉन्डिंग के तहत काम हुआ। क्या आपको लगता है कि दोनों के बीच बॉन्डिंग इतनी बेहतरीन थी कि उसका भारत को पूरा लाभ मिल सका? देखिए, बॉन्डिंग की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया और वो गांधी जी के कहने पे ही बनाया गया। मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही होगी। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे और उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर जो उनको काम किया गया उस अंजाम को बखूबी निभाया। आप सोच नहीं सकते इतनी रियासतों को मिलाना देश में। और उनका जैसे आप बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उन दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। अगर अच्छी बॉन्डिंग होती तो जम्मू कश्मीर का मसला आज इतना बड़ा नहीं होता। भले ही अब हमने धारा 370 हटा दी हो, लेकिन जो नरसंहार हुआ जो पाकिस्तान में चला, सबसे बड़ा डर तो हमारे लिए ये है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान में चलेगा, कुछ हिस्सा उसका। वो पीओके आज भी पाकिस्तान के पास है, आज भी हम उसको नहीं ले पा रहे हैं। उसकी कोशिश जारी है, लेकिन एक दिन हम जरूर लेंगे उसको, ये जरूरी है। और दूसरी बात, जो जिस तरह से चाइना हम पर हावी हो गया था, चाइना ने देखा कि भारत थोड़ा आंतरिक रूप से कमजोर हो रहा है तो चाइना ने हम पर आक्रमण कर दिया। अगर सरदार पटेल एक आयरन मैन तौर पर जाना जाता, अगर सरदार पटेल पीएम होते तो हो सकता है चाइना भी हम पर आक्रमण नहीं करता। आज भारत की परिस्थिति कुछ और अलग होती, भारत का विस्तार और ज़्यादा हुआ होता। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो सरदार पटेल के पक्ष में जाती हैं। और सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से काम करते। हमारे कुछ दर्शक जो है उनके मन में एक शंका यहाँ रही होगी जरूर, जो एक खास तरह की लॉबी इस शंका को जो है अपनी हवा देती है कि सरदार पटेल जो है 1962 में जब चीन से हमारा जो युद्ध हुआ तब सरदार पटेल जीवित नहीं थे। सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हो गई थी। जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है तो भी कुछ लोग ये तर्क गिनवाते हैं कि सरदार पटेल की मृत्यु पहले जो है प्रधानमंत्री जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने उससे पहले हो गई थी, यानी आम चुनाव से पहले। यही मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये एक भ्रांति है। उनकी मृत्यु 1950 में जरूर हुई थी, पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 47 से शुरू हो गया था। जो पहले चुने गए प्रधानमंत्री यानी पहले आम चुनाव का जो प्रधानमंत्री थे वो 1952 में हुआ था। तो इसलिए जहाँ तक रही बात चीन के प्रति हमारी नीति होने की, ये नीति जो है शुरुआती 4-5 साल में ही नीति को जो है एक रूप मिल गया था। यदि 47 में हम बहुत मजबूत नीतियों के साथ दुनिया के सामने होते तो चीन जैसी घटना जो है टाली जा सकती थी। उसमें कुछ पक्ष तथ्य बिंदु हमारे पक्ष में जा सकते थे। जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बताया भी दर्शकों को, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई चुनाव तो 52 में, उससे पहले पीएम कैसे बन जाते भाई, तो उससे पहले गृह मंत्री कैसे बन गए थे? जिस तरीके से गृह मंत्री बनाया गया था उसी तरीके से प्रधानमंत्री बनाए जा सकते तो ये था कि जब दिन सत्ता हस्तांतरण हुआ उस दिन जो है क्या तस्वीर हो सकती थी, कौन बेहतर व्यक्ति गद्दी पर हो सकता था। हम जो पिछले जो है हमने करीब 8वां दशक हम देखने जा रहे हैं आज़ादी का, इसमें आपको क्या लगता है ऐसी क्या कमी रहेगी जो सरदार पटेल होते तो पूरी हो सकती थी? देखिए, सरदार पटेल होते, सरदार पटेल एक आयरन मैन थे और जिस तरह से एक खूबी जो मुझे और लगता है उनकी बेहतर जो है एक तो राष्ट्रवादी थे और व्यवहारिक थे। खास तौर पर जब पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ लोग वापस इधर आए या यही रह गए तो उन्होंने बड़ा एक ऐतिहासिक भाषण दिया कि आखिर ऐसा क्या होगा कि एक रात में उनका मन बदल गया, एक रात में तो उनका मन नहीं बदलता। इस बात को नेहरू भावने में कुछ चूक जाते थे। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, सरदार पटेल का जो काम करने का स्टाइल था वो बिल्कुल अलग था। जो सरदार पटेल जिस तरह से भारत के लिए काम करा, रियासतों को मिलाया और भी बहुत सारे काम उन्होंने करे, तो सरदार पटेल के कामों को लेकर उनको एक प्रधानमंत्री पद अगर उनको मिल जाता तो वो फ्रीली काम कर सकते थे उस दौरान, उस जमाने में। क्योंकि नेहरू को तो शुरू से ही प्रोजेक्ट इस तरह से किया जा रहा था कि वही पीएम होंगे और वही बन गए। अगर सरदार पटेल, अब सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए इतना कुछ किया। अब एक व्यक्ति की वजह से थोड़ी आज़ादी मिली इस देश को। आज़ादी मिलने में कितने असंख्य हिंदुस्तानियों का बलिदान रहा, उस बलिदान के बाद ही तो देश को आज़ादी मिली है। और उस आज़ादी को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें या अब भारत इतना छोटा हो जाए तो वो भी तो नहीं है। क्योंकि सरदार पटेल ने जिस तरह से काम किया, उन्होंने रियासतों को मिलाया, और पंडित नेहरू उस मजबूती के साथ उस तरह के निर्णय नहीं ले पाए। सरदार पटेल के निर्णय लेने का स्टाइल ये था कि अगर किसी ने उसको रियासत को मिलाने के लिए मना किया तो सेना भेज दी। उन्होंने हर तरह की कूटनीति अपनाई। राजा हरवंश सिंह को सीधे कहा कि आप हमारे जो है बच्चे हो, आपके पिताजी ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है। तो कुल मिला के कूटनीतिक रूप से भी बड़े मजबूत थे और देश में उनका कद इतना बड़ा था कि डर से हो, भय से हो या लिहाज से हो, बहुत सारे राज परिवार उनको अपना बड़ा मानते थे। देखिए, फायदा जो है भारत को मिल सकता था। उनका मकसद यही था कि भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। आज़ाद भारत तो हो चुका था, लेकिन भारत को बनाने की जिम्मेदारी भी तो थी।
भाई आज़ादी का मतलब ये थोड़ी तक आज़ादी मिल गई उसके बाद भारत का विकास भी करना है आज़ादी हासिल करने से भी ज़्यादा जरूरी था आज़ादी को कायम रखना, इतना मजबूत बनाए रखना। और भारत का विकास करना। अब चाइना को ले लीजिए, चाइना भी हमारे साथ ही लगभग आज़ाद हुआ था और चाइना आज कहाँ है और हम कितने पीछे हैं चाइना से। चाइना विकास के मामले में हमसे आगे निकल गया, हम उससे पीछे रह गए। लेकिन अगर पटेल होते तो हो सकता है विकास हमारा उस तेजी से बढ़ता, उस तरह की वो कूटनीति अपनाते जिस तरह रियासतों को लेकर अपनाए, तो हो सकता है आज हम चाइना से आगे होते, चाइना हमसे पीछे होता। सरदार पटेल जिस तरह से राष्ट्रवादी थे, व्यवहारिक सोच के व्यक्ति थे, शेख अब्दुल्ला को लेकर पंडित नेहरू की जो ढुलमुल नीति थी, या चीन को लेकर भी जो जरूरत से ज़्यादा आदर्शवादी नज़रिया था जिसका देश को भुगतान करना पड़ा, आपको लगता है कि सरदार पटेल जिस तरह से व्यवहारिक आदमी थे, वो जो है स्थिति सामने समझते थे और सीधे सीधे बुरी बात, अच्छी बात, कड़वी बात कहने में भी चूकते नहीं थे, इसका देश को ज़्यादा फायदा मिलता? बिल्कुल मिलता। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जैसे आपने कहा, सरदार पटेल अगर पीएम होते तो कभी भी मक्का के मौलाना या ऐसे कहे मौलाना अबुल कलाम गुलाम आज़ाद मोइनुद्दीन बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी को भारत का एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। उसकी वजह से इतिहास जिस समय एक प्रगतिवादी चेहरे की जरूरत थी, जो सर्व साम्यवादी हो, सबको साथ लेकर चल सके, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो सिर्फ भारत के संग रंग को, भारत के स्वाद को ही नहीं मजबूत करे बल्कि सबको मिला भी ले, एक आम सहमति बने, उसमें कहीं चूक रही। आज एक बहुत बड़ी लॉबी खड़ी हो गई है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, भारत के स्वाभिमान का अपमान करना अपने लिए गर्व का विषय समझती है। ये लॉबी नहीं बनती। ये जो बच्चों में एक भाषा ऐसी, मतलब मनोस्थिति ऐसी डाल दी गई कि जिसको इंग्लिश आती है वो ए क्लास है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो बैकवर्ड क्लास है। ये जो इस तरीके की चीज़ें भारतीय समाज में हुई वो शायद नहीं होती। जिस तरीके से कन्वर्जन हुआ उसके बाद कई स्टेट्स का, कई राज्यों का, कई जगह का, वो सारी चीज़ें नहीं होती। और मुझे लगता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो हमने परमाणु कार्यक्रम भी बहुत पहले कर लिया होता। और कहीं ना कहीं भारत जो आज, जैसा कि कल विधानसभा में बोल रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, कि हम गौमूत्र हो या तुलसी के जो पेटेंट हैं उनके लिए भी हम आज लड़ रहे हैं। तो जो हमारी राष्ट्रीय जो आयुर्वेद है उसके पेटेंट के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ता। तो ये ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमने कभी गर्व ही नहीं किया। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह पटेल जी बनते तो हमें अपनी संस्कृति पे, अपने होने पे, हिंदुत्व पे, अपने राष्ट्रीयता पे हमें गर्व होता। चौहान जी, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहले ये सबसे बड़ी बात है कि नेहरू जो थे, नेहरू अपने दोस्तों से घिरे हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चल रहे थे, अल्पसंख्यकों को उनको जैसे शिवम ने भी कहा कि उनको शिक्षा मंत्री बना दिया और बहुत सारी चीज़ों में उनको आगे कर दिया, तो वो भारत के लिए थोड़ा नेगेटिव गया। अगर पटेल होते तो वो अपने स्टाइल में काम करते। और जुड़ा सवाल है, उससे जुड़े एक बात कहना चाहूँगा। सरदार पटेल जिस तरह से भारतीयता का प्रतीक थे, ताम्र धोती कुर्ता पहना उन्होंने, गुजराती थे लेकिन हिंदी भाषा में ही बात करते थे, जिससे उस समय हिंदी को स्थापित करने में अच्छा लाभ मिला। अपने आप में उनका एक बड़ा उदाहरण रहा कि सरदार पटेल खुद गुजराती हैं लेकिन उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, महात्मा गांधी ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। तो आपको लगता है कि शिक्षा के मामले में यही चूक हुई, क्योंकि किसी देश की तरक्की में जहाँ सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हो सकती है, जिस पर हमने अभी आकलन किया उनका, उससे शिक्षा एक बड़ा मुद्दा हो सकती है। अगर हम उस समय शिक्षा पर विशेष ध्यान देते तो देश के शिक्षित होने के साथ साथ सुसंस्कृत होने की भी एक स्थिति बनती, जिससे आज जो एक स्थिति जो है देश के अंदर ही एक देश विरोधी ताकतों का जमघट बन गया है, वो न बनता। उनमें जिस तरह का भारतीयता का पुट था वो भारतीय भावनाओं को ज़्यादा प्रभावित करते, ज़्यादा बढ़ाते। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी, नेहरू जी के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर पश्चिमता ज़्यादा हावी हो गई थी एक तरह देखा जाए तो। और ये जो थे सरदार पटेल एकदम स्वदेशी आदमी। अगर हम अपनी शिक्षा को भी स्वदेशी शिक्षा रखते, हमारी शिक्षा में भी पश्चिमता घुस गई, सब चीज़ें आ गई। अब अगर हम स्वदेशी चीज़ें अपनाते, चाइना आज की तारीख में अब अपनी भाषा में सब काम करते हैं, वो अपनी भाषा में शिक्षा है उनकी, और कोई भाषा में चलती। 140 करोड़ लोगों का देश है उस समय भी, जो है उसके बाद के दौर में 100 करोड़ के रेंज में हम सब दिन रहे। इतनी बड़ी मैन पावर होने के बाद भी हम अपनी भाषा स्थापित नहीं पाए, विश्व पे अपना प्रभुत्व तो उस तरह से नहीं जमा पाए जिस तरह से हमारे पास अवसर आया था। देखिए, हमारे पास सब कुछ थी, हमारे पास वेद थे, हमारे वेदों में सब कुछ है। अगर हम स्वदेशी चीज़ों पर काम करते, अब एक हल्दी तक का पेटेंट अमेरिका करा लेता है हमारी, हम कहाँ रह गए?
हल्दी हमारे देश की, हमारे योगा का पेटेंट कराने लेके तैयार है, कुछ योगा को पेटेंट भी करा लिया बाहर के देशों ने। योगा हमारे देश साल का आज योगा जिस तरह से इंटरनेशनल फेस्टिवल बना है, मोदी जी ने बना दिया है। वो 21 जून को 17 साल पहले भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। ये सब चीज़ें हमारी हैं और हमारी चीज़ें विदेशों में चली गई, दूसरे देश उन चीज़ों को अपना रहे हैं और हम पश्चिमता हमारे ऊपर हावी होती चली गई। अब जिस तरह से नेहरू जी कपड़े पहनते थे, उनके कपड़े कहते हैं कि विदेश से आते थे, पानी भी कहीं उनके कपड़ों में और सरदार पटेल के कपड़ों का ही अंतर बताया जाता है। भारतीय सोच क्या है और भारतीय सोच से परे विदेशी संस्कृति के प्रति अनुराग क्या है। भाई आदमी के कपड़ों से तो पहचान होगी, उसकी सोच का उसी से तो पता चलेगा। अगर बात तुम भारतीय हो, भारतीयता पर रहोगे तो स्वदेशी चीज़ अपनाओगे। स्वदेशी, जैसे गांधी जी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो, लेकिन हम विदेशी छोड़ नहीं पाए, स्वदेशी चीज़ों को उस तरह से अपना नहीं पाए। अगर हम स्वदेशी अपनाते तो आज हमारा विकास बहुत आगे होता और हम बहुत आगे होते, चाइना से भी आगे होते। तो वही अंतर था, मूल अंतर जो है स्वदेशी का और विदेशी का। नेहरू और पटेल की बात करें तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, ये सवाल काल्पनिक भले ही हो, लेकिन इसका आकलन करने से हम अपने इतिहास से, अपने अतीत से बहुत से सबक सीख सकते हैं, जिससे एक भविष्य के भारत निर्माण की जो संकल्पना होगी हमारी, उसमें हमें मदद मिल सकती है। इसलिए इस काल्पनिक सवाल पर हमने चर्चा की, ताकि हम जो इतिहास, जो भूल, जो गलतियाँ इतिहास में हुई हैं, उनसे सबक लेकर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। तब तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और ज्वलंत विषयों के साथ रहेंगे आपके साथ बने हुए तरुण झा, MH1 न्यूज़ पर।